मां बेटी को जला दिया गया हो, प्रशासन भाग गया हो, जिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी बचाने की, जो अधिकारी मौके पे थे, आखिरकार प्रशासन भाग गया, बुलडोजर चला दिया, मां बेटी जलती रही। न केवल गांव के लोगों ने बल्कि आसपास के लोगों ने, और उस बुजुर्ग पिता ने, पति ने अपने सामने बेटी और पत्नी को जलते देखा। ये सरकार है आपकी, ये वो काम है बुलडोजर का। याद रखिए, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। वो कैसे देखेगा कहां जाना है उसको? चलाने वाले ने, किसने फैसला लिया था कि जाओ चला दो? और फिर वो एक और वीडियो वायरल हुआ है, नेता सदन आपकी पुलिस ने उस बेटे को नंगा किया। बताइए, सर्दी में नंगा कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है क्या मां बेटी जल रही हो, प्रशासन भाग जाए और प्रशासन से न्याय मांगने जाए तो उसे कपड़े उतरवा दिए जाए सर्दी में? कोई कल्पना कर सकता है इस बात को लेकर के? अगर हम दुनिया में जाएं, और आज का जमाना पुराने जमाने से अलग है, एक एक घटना, एक एक चीज जो यहां हो रही है दुनिया के हर कोने में देखी जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है। हम आप कितना भी मैनिपुलेट करें, लेकिन आज के समय पर नेता सदन सच्चाई को नहीं छिपा सकते। और मैं आपके जिले की घटना याद दिलाता हूं। अपनी सरकार के समय पर एक पुलिस के अधिकारी ने इसी तरह कुछ गलत काम किया था, मैंने उसको वहीं पर सस्पेंड किया था। आपको कौन रोकता है अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए? मां बेटी गई हैं, ब्राह्मण परिवार के बेटे को आधा नंगा कर दिया, कौन रोक रहा है आपको? रोक कौन रहा है कार्रवाई के लिए? इससे आप न्याय नहीं दिला पाएंगे। और एक घटना नहीं, जीरो टॉलरेंस की मैं दूसरी घटना भी कन्नौज की बता सकता हूं। आप कहते हैं कि दंगा की डेफिनेशन देखिए ना, जो आंकड़े आते वो क्या कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े। आंकड़ों को दोबारा पढ़िए और सरकार के आंकड़े देखिए क्या है सरकार के आंकड़े। कन्नौज में 10,000 रुपए देकर के एक मुस्लिम नौजवान से आपने मंदिर में मांस रखवा दिया। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, नेता सदन बीजेपी का कार्यकर्ता था, और आपको डीएमएसपी को सस्पेंड करना पड़ा, हटाना पड़ा कि नहीं हटाना पड़ा? बताइए आप, कौन लोग थे वो दंगा कराने में? दंगा कराने वाला अध्यक्ष महोदय कोई था तो भारतीय जनता पार्टी का था। और 10,000 रुपए में मंदिर में बीजेपी के कार्यकर्ता ने मंदिर में जाने का मांस रखवाया। और 17 लोग, अगर हम लोग सख्ती नहीं करते, आंदोलन के लिए नहीं धमकी देते, तो शायद वो कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन घबरा गया और 17 के 17 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता जेल गए हैं। वो बीजेपी के लोग हैं। आप कहते हैं सफाई दंगा करते हैं। रायबरेली में मां की मजदूरी मांगने पर सत्ता संरक्षित दबंगों ने 10वीं के दलित छात्र बिजली केबल से पिटाई की और क्या चटवाया? पैर चटवाए एक दलित के नौजवान के। ये आखिरकार घमंड आ कहां से रहा है? अहंकार कहां से आ रहा है अध्यक्ष महोदय? ये जीरो टॉलरेंस है? एक दलित बच्चे से जूते चटवाएंगे आप? ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? कुछ बातचीत हो गई और बातचीत में गोली मार दी जौनपुर में सभासद के। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? गोली मार दी, फरार। बातचीत हुई, निकाला, गोली मार दी। ये है आपका जीरो टॉलरेंस? महोबा में नमस्कार न करने पर दलित को कुल्हाड़ी से मारकर लहलहान किया। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? ये कहां से शब्द आपने इजाद किया, जीरो टॉलरेंस? कहां से लेके आ गए आप ये शब्द जीरो टॉलरेंस? बाराबंकी में लेखपाल के उत्पीड़न के चलते कानून गो को मुंशी
आत्महत्या, इलाज ही नहीं हुआ, आत्महत्या करनी पड़ी। न्याय के लिए सोचें आप। यही बाराबंकी जो मुख्यमंत्री आवास से 70 किलोमीटर दूर यह घटना हुई, ये है जीरो टॉलरेंस। कहां खो गया आपका बुलडोजर? कहां खो गया है? और बलिया में मैं गया था, उस व्यापारी परिवार से मिला था मैं। कौन लोग हैं सूदखोरी कर रहे हैं वहां पर? करोड़ों की मार्केट वैल्यू जमीन, करोड़ों की मार्केट वैल्यू की जमीन वो ले ली, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। वो धमकाते रहे, लाइव उसने आत्महत्या कर ली, लाइव। इससे ज्यादा दुखद क्या है? और नेता सदन आप जानकारी करिए, क्या बीजेपी के लोग उसमें शामिल हैं कि नहीं हैं? अगर जीरो टॉलरेंस है तो बीजेपी के नेताओं को आप जेल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो कर रहे हैं, आजमगढ़ में इंद्रपाल मौर्य अपहरण कर हत्या, पति पत्नी, ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। और कानपुर में अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कस्टोडियल डेथ की, बलवंत सिंह की। क्यों पुलिस ने मार दिया उसको? ये सैसवान में पुलिस अगस्त 6 फरवरी को कोतवाली परिषद में खुद को पेट्रोल डालकर, ये जीरो टॉलरेंस है। वो भी जान चली गई उसकी सैसवान में। बलवंत सिंह, उसके साथ जो हुआ है, कोई कल्पना कर सकता है? पुलिस पे फर्जी एफआईआर लिखा दी, पुलिस लगी, मारते मारते जान ले ली। क्या मदद की है आपने? आप दूसरों पे आरोप लगाते थे कि समाजवादी सरकार है, इसमें मदद में भेदभाव होता है। क्यों? कानून व्यवस्था जीरो अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यक्ष महोदय जीरो टॉलरेंस? आपको भी जीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए। घंटा हो गया नहीं, अभी तो मैं सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं किया, अभी तो शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज आना है। मेडिकल कॉलेज बजट में ले लीजिएगा। नहीं, बजट में फिर वो बजट वाली बात आएगी। तो ठीक है अध्यक्ष महोदय, अब चाहते हैं कि मैं खत्म कर दूं। हालांकि मुझे भी लगता है मैंने समय गवर्नर से ज्यादा ले लिया, गवर्नर साहब से ज्यादा ले लिया है, इतना नहीं लेना। आपकी इच्छा है, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपकी आगे इच्छा आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। समय सिर्फ याद दिला रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो बलवंत सिंह, उसकी पत्नी को सरकार ने भरोसा दिलाया कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहां के परिवार के सदस्यों ने मांग की थी कि 1 करोड़ की मदद होगी। नेता सदन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं जिसने जनता में यह भाषण न दिया हो कि समाजवादी सरकार में मदद में भी भेदभाव होता था। मैं आपसे कहता हूं, बलवंत सिंह की मदद कीजिए, आप उसके परिवार की मदद कीजिए। आप, कोई भेदभाव नहीं है। और जितनी भी कस्टोडियल डेथ हुई उनकी मदद कीजिए। आप 1 करोड़ दीजिए उसको। क्यों नहीं दे रहे हैं आप उसके परिवार को? क्योंकि वो कानपुर का रहने वाला है, इसलिए नहीं दे रहे हैं आप। सरकारी नौकरी आप उसकी पत्नी को वादा करके आए, आपके नेता सरकारी नौकरी नहीं देंगे आप। कन्नौज में भी एक परिवार है, उसको भी सरकारी नौकरी का वादा किया, उसको कब सरकारी नौकरी देंगे आप? अगर और घटनाओं में आप चुनाव के करीब सरकारी नौकरी दे सकते हैं तो फिर इसमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्योंकि जीरो टॉलरेंस में फिर मैं बात करूंगा, बहुत लंबी सूची है। क्योंकि अगर नेता सदन को भी जवाब देना, उस समय भी मैं मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा। जिस सरकार के पास परमानेंट डीजीपी नहीं है, हम विपक्ष को टॉलरेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं कि आप डीजीपी परमानेंट क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? क्या वजह है?
क्योंकि वो वोटर हमारे हैं, क्योंकि वोट वो मुझे देते हैं जिताने के लिए, इसलिए। अभी पता नहीं लगा कितने वोट से जीते। अभी नेता सदन वहां क्या कहते, पेंडुलम। हमारे नेता सदन फिजिक्स भी जानते हैं। नहीं तो अब तो साफ है ना, देखिए ना, और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसे अध्यक्ष महोदय, परमानेंट डीजीपी नहीं आपके पास। एक दिन मैं जानबूझकर गया पुलिस हेडक्वार्टर में, क्योंकि समाजवादियों ने बनाई और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। जो भी डीजीपी आए, जो भी होम सेक्रेटरी आए, दूसरे स्टेट के और वरिष्ठ अधिकारी आए, उन्होंने खुद तारीफ की है, महसूस किया उन्होंने कि पुलिस के पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये बात नेता सदन जानते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। मैं जब गया हुआ, दिन के 12 बजे तक पूरी पुलिस सो रही थी। मैं अंदर बैठा, कोई अधिकारी नहीं वहां पर। सोचिए, पुलिस हेडक्वार्टर में कोई अधिकारी ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जो स्टेट जीरो टॉलरेंस है आपकी, और वो भी टेम्परेरी डीजीपी, टेम्परेरी, जिसका नाम नहीं लिखा जाएगा। मैं आपको अपने तरफ से सुझाव देता हूं। एक हमारे भी समय पर थे जो आपने किसी पद पर बैठाया था, वो इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, न जाने क्या क्या बताते थे आके। इसलिए इन लोगों से बचना, इन लोगों से बचिए आप। और जो नेता सदन, मुख्यमंत्री जी, आप अपना परमानेंट डीजीपी नहीं बना सकते, वो स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकता, नहीं दे सकता लॉ एंड ऑर्डर। और वो एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ क्या है घटनाएं हैं। मैं अगर पढ़ दूं तो बहुत समय लग जाएगा अध्यक्ष महोदय। कितनी घटनाएं हुई महिलाओं के ऊपर, घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, नंबर 1। क्राइम अगेंस्ट वुमेन नंबर 1 है स्टेट। और ये कोई आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, एनसीआरबी के आंकड़े जो आप आंकड़े देते हैं। आप स्टेट कहां खड़ा है, कहां खड़ा है स्टेट, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। यूपी सबसे आगे, नंबर 1 है यूपी, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होने पर नंबर 1 है, नंबर 1। और घटनाओं में, रेप में नंबर 3 पर है। यूपी में 3 साल में दर्ज क्राइम नंबर 1 है हम लोग। कहां खड़े हैं हम लोग महिला अपराध में? यूपी में रोज 153 महिलाओं से होती हिंसा, रेप, छेड़खानी, पिटाई। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं। और ये एनसीआरबी के वही आंकड़े हैं जो आपकी तरफ से जाते हैं, कोई विपक्ष नहीं भेजता ये आंकड़े। और एनसीआरबी के आंकड़े देख करके आपको खुद दुख होता होगा। और जिस सरकार के पास टेम्परेरी डीजीपी हो, परमानेंट नहीं है डीजीपी, हमारी सरकार होती, समाजवादियों की सरकार होती थी, तो गवर्नर हाउस से हर दिन नोटिस आता था, प्रेस में बात कही जाती थी। माननीय गवर्नर कुछ नहीं कह रहे, अब तो कुछ नहीं कहा जा रहा है। गवर्नर के आपके ऊपर, विधानसभा में गवर्नर के ऊपर कोई अच्छा नहीं कहेंगे, इंगित करके नहीं कहा जा सकता। मैं अब नहीं वो शब्द वापस लेता हूं, गवर्नर पे कहा हो। लेकिन उस समय राय वहां से आवाज आती थी, बगल से, विधानसभा की से। अब आवाज ही नहीं आती। और मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का, मंच पे आप भी थे, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री वो भी थे। पहला
मेडिकल कॉलेज का दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार का शिलान्यास हुआ था उस समय। वित्त मंत्री हैं आप, स्वीकृत पद है 21, हैं कितने वहां पर अभी? असिस्टेंट प्रोफेसर स्वीकृत पद कितने हैं कहां, कितने हैं वहां पर? एडिशनल प्रोफेसर स्वीकृत पद कितने हैं कितने वहां पर? जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर, पीजी, नॉन पीजी स्वीकृत पद 72 और हैं कितने? 60। प्रोफेसर 21 हैं कितने? 9। असिस्टेंट प्रोफेसर 31 हैं कितने? 6। एडिशनल प्रोफेसर 33 हैं कितने? सीनियर रेजिडेंट 36, 18 हैं। अगर वित्त मंत्री के अपने क्षेत्र में यह हालत है मेडिकल कॉलेज की, जहां एमआरआई और मशीनें नहीं उपलब्ध, बजट क्या पर्याप्त है, तो सोचो प्रदेश के और मेडिकल कॉलेजों का हाल क्या होगा। नेता सदन के क्षेत्र में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी बच्चों का, 200 बेड्स उसके लिए बजट, और जो टीचर्स प्रोफेसर्स की पुरानी मांग रही कि उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए पीजीआई जैसी, आप कितने मेडिकल कॉलेजेस को दे रहे हैं? और फिर जब इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो कंपनियों के घर पे जाकर क्या बोले, उनके स्वागत में न जाने क्या क्या करते हैं ये लोग जाकर के। और मुझे याद है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए शाहपुर जी, पालन जी देश की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है कंस्ट्रक्शन, मेडिकल कॉलेज के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रही थी। उस कंपनी का 1 साल बजट नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बजट ही नहीं दिया, वो कंपनी भाग गई। मैंने पूछा आखिरकार कंपनी क्यों चली गई? कितने दिन इंतजार करते? शाहपुर जी, पालन जी कौन कंपनी है? आपने बजट नहीं दिया, आप ठेके में सेटिंग कराते हैं कि अपने लोगों को ठेका दिया जाएगा। सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, और उसके चांसलर मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी यूनिवर्सिटी, अपना चांसलर बनने के लिए जल्दी बन गई यूनिवर्सिटी। बलिया की पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन रही है? उसको बजट क्यों नहीं दिया आपने? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी यहीं बननी थी। अभी भी हो सकता है लोहिया इंस्टीट्यूट के किस फ्लोर पर चल रही हो यूनिवर्सिटी, वो क्यों नहीं दिया आपने? आपके बगल में कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं ये कभी ना कभी हर दिन या क्षेत्र में जाते होंगे, महसूस करते होंगे कि कैंसर बीमारी किस तरीके से फैल रही है। हालांकि मैं अपने मंत्री हमारे साथ रहे, मैं बोला नहीं उनसे। कल पॉल्यूशन की बात आई तो हमारे वो डॉक्टर हैं, वो बोले पॉल्यूशन से होता ही नहीं है कैंसर। अब उनकी स्टडी होगी किस तरीके से कैंसर फैल रहा है, और आप नेता सदन खुद दस्तखत करते होंगे न जाने कितनों की मदद के लिए। बताओ कैंसर बीमारी में सबसे ज्यादा पैसे आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और यहां जो कैंसर इंस्टीट्यूट बनी थी उस पर नाम तो आपने बदल दिया, हमें कोई शिकायत नहीं उस पर। कल्याण सिंह जी के नाम पर बनाई आपने यूनिवर्सिटी, वो कैंसर इंस्टीट्यूट कर दिया, लेकिन क्यों उसके लिए आज तक कोई पैसा नहीं दे रहे हैं आप? बजट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, वही मान्य सदस्य जितने बैठे हैं वो लोग उनके क्षेत्र में है कैंसर से पीड़ित के नहीं है। कहां जाते हैं इलाज के लिए? सोचिए, मुंबई जाते हैं इलाज के लिए, दिल्ली जाते हैं इलाज के लिए, और ये ऐसी बीमारी है, गंभीर बीमारी है कि पता नहीं किसको ले जाए और कब आ जाए, कौन गरीब को आ जाए, किसको आ जाए। ये हमारे मंत्रियों की गलती नहीं है, ये काम करना चाहते हैं मंत्री हमारे, डिप्टी सीएम काम करना चाहते हैं, लेकिन बजट ही नहीं देते ये लोग। नेता सदन बजट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, रसूलाबाद का एक बार मैंने वीडियो लगा दिया, फोटो तस्वीर लगा दी, मंत्री जी ने 1 घंटे में सब साफ करा दिया, सफाई हो गई, वहां सब कुछ हो गया।
वो तो काम करना चाहते हैं, लेकिन बजट क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? आज गरीब इलाज नहीं करा पा रहा है, ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है। पीजीआई की खबर आपने पढ़ी होगी, जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं है आपका मेडिकल के क्षेत्र में? 4 दिन भटकती रही महिला, बाद में जान चली गई। आपने जो वेंटिलेटर्स दिए, वेंटिलेटर्स नहीं है, सब कूड़ा करकट हो गया है। क्या कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं आप? $500 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, मेडिकल व्यवस्था ध्वस्त है आपकी। किसी गरीब को इलाज नहीं मिल सकता। चलिए, धन्यवाद। इसलिए अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें मुझे कहनी थी, बहुत लंबा मैंने बोल दिया, फिर भी बहुत सी बातें यूपी की रह गई हैं। बेरोजगारी रह गई। आज नौजवान को रोजगार नहीं है ना नौकरी है। ये केवल स्टार्टअप में लगे। स्टार्टअप क्या कर रहे हैं? स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट। अरे अपनी स्किल क्यों भी डेवलप कर लो। मुझे तो ऐसा लगा अध्यक्ष महोदय, डर गया मैं शुरू में। नेता सदन 2:30 बजे तक रात पर समीक्षा करना है अधिकारियों की, रात के 2:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक जगने वाले नेता सदन ने उत्तर प्रदेश की ये हालत कर दी। मेडिकल कॉलेज 45, इलाज नहीं गरीब को, भटक रहा है गरीब। आप लखनऊ के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की देख लीजिए ओपीडी क्या है, और आपका बजट नहीं तो चल दिए पीपीपी करने के लिए। ये पीपीपी क्या होता है? ये पीपीपी क्या है? मेडिकल में पीपीपी, ये आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य की सेवाएं। नेता सदन, मैं आपके खेल के बारे में नहीं कुछ बोलना चाहता। देखिए एक गाना याद आ रहा उनको, फिर हो जाए मैच एक दिन एक आना में ही क्रिकेट का। नेता सदन देखें कितने टप्पे के बाद बॉल पे बैट मारते हैं। और मैं आपको बता दूं, नेता सदन जितनी बॉल फेंकोगे उतने छक्के मारूंगा मैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि श्री राज्यपाल महोदय भाजपा रचित पुस्तक को पढ़ने की बजाय अपने स्वयं के उद्गारों को व्यक्त करती तो वह अवश्य तथ्यात्मक भाषण होता और वह जानकारी हितकारी सिद्ध होता। लेकिन क्योंकि सरकार ने जो कट और पेश किया वही गवर्नर बोल के सदन में